साथियों, आज आपको एक और भारतीय राजनीति की इंटरेस्टिंग घटना पता चलेगी। मैं आपको कुछ तारीखें याद दिलाता हूं। तारीख याद करिए 28 मई 2021 की। 28 मई 2021 की बात है। आपको मालूम होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा और बंगाल में आए हुए तूफान का जायजा लेने के लिए उड़ीसा और बंगाल की यात्रा पर गए थे। 28 मई, तारीखों के हिसाब से मैं आपको सारी बातें बताता हूं, आपको याद करनी होंगी। 28 मई की बात है। फिर हम आज के मुद्दे पर आएंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि भारत सरकार जो है ना, वो अब जो आईएएस लॉबी है उसके ऊपर बहुत तगड़ा प्रहार करने जा रही है। ऐसा प्रहार करने जा रही है कि अब एक प्रकार से देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर भारत के लिए कहा जाता है कि इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट, उसको संकट पैदा होता हुआ दिख रहा है। वास्तविकता में इसका एनालिसिस आप गंभीर रूप से करिएगा, बहुत ही अल्टीमेट सेशन है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, और यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर भारत के विषयों को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में करते हैं, लेकिन ख्याल यह रखा जाता है कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो प्रभावित ना हो। संघीय ढांचे का अर्थ यह है कि राज्यों की भी थोड़ी बहुत इज्जत रहे राज्यों की भी इज्जत रहे, इसके लिए जो कंसेप्ट है वो आप समझें। आज क्या है कहानी, आइए मैं आपको बताता हूं। सुनिए साथियों, तो 28 मई 2021 की बात मैं क्यों बताता हूं, फिर आइए फिर वहीं से अपन इस मुद्दे को जोड़ते हुए लाएंगे। बात है साथियों 28 मई 2021 की, जब प्रधानमंत्री उड़ीसा और बंगाल की यात्रा पर एक तूफान के प्रभाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बंगाल में जब वो बैठे हुए हैं, सीट पर इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद आएंगी और अपने साथ में अपने चीफ सेक्रेटरी को लेकर के भी आएंगी, बंदोपाध्याय जी को लेकर के आएंगी। यह उम्मीद की जाती है कि ममता बनर्जी आएंगी और अलोपन बंदोपाध्याय, जो ये आपको साथ में खड़े हुए दिख रहे हैं, दैट इज चीफ सेक्रेटरी ऑफ ममता बनर्जी, इनको भी लेकर के प्रेजेंट होंगी, ऐसा इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री बैठकर कुर्सी पर इंतजार कर रहे हैं। मैंने पढ़ाया है आपको बाकायदा ये चीज, ठीक है। लेकिन ममता बनर्जी 30 मिनट देरी से आती हैं। 30 मिनट देरी से आती हैं और अलोपन बंदोपाध्याय जी उन्हीं के साथ आते हैं। प्रधानमंत्री बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी भी आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। और ममता बनर्जी आती हैं, एक रिपोर्ट सौंपती हैं और सौंप करके तुरंत वहां से चले जाती हैं। प्रधानमंत्री को यह बात बहुत खरी अटकी कि यार ये क्या था, मैं देश का प्रधानमंत्री बैठ के इंतजार कर रहा हूं। इंतजार किसका कर रहा हूं? चीफ सेक्रेटरी का कर रहा हूं और चीफ मिनिस्टर का कर रहा हूं, और ये लोग आए ही नहीं। और चीफ सेक्रेटरी महाराज तो और भी खतरनाक है। खतरनाक यूं है क्योंकि साहब मुख्यमंत्री के साथ ही घूम रहे हैं, हमें इज्जत ही नहीं दे रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि साहब चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री को इज्जत क्यों दे? अब इस बात को समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि भारत में आईएएस सेवा आफ्टर ऑल है क्या। प्यारे बच्चों, जिस भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो कैडर सुविधा है, वो कैडर सुविधा 3 ही सेवाओं के लिए है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरी है भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसमें आप जब चयनित हो जाते हैं, यानी कि जब आप आईएएस का एग्जाम लिख करके चयनित हो जाते हैं, तो आपकी रैंक और वरीयता के आधार पर, आपकी इच्छा के आधार पर आपको राज्यों में भेज दिया जाता है, जो आपने अपनी मर्जी से सरकार से गुजारिश की होती है। यह राज्यों में भेजने का काम केंद्र सरकार ही करती है। केंद्र सरकार के अंदर एक विभाग बना हुआ है जो भारत के आईएएस अधिकारियों का या फिर इन कैडर सेवाओं में जाने वाले अधिकारियों का ख्याल रखता है। उस विभाग का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक विभाग। कार्मिक विभाग खुद प्रधानमंत्री के ही अंडर में काम करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कार्मिक विभाग खुद निर्धारित करता है कि कौन से अधिकारी की पोस्टिंग कौन से कैडर में की जाएगी जब आप फर्स्ट डे से चयनित होकर के आते हैं। ठीक है साहब, फिर क्या होता है? जब देश के अंदर सभी जगह कैडर के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी भेज दिए जाते हैं, तब उनसे एक कसम खिलाई जाती है। कसम से मतलब है कि भारत के अंदर कैडर व्यवस्था में एक रूल बना हुआ है। 1954 के अंदर रूल यह बना हुआ है कि साहब, राज्य से कहा जाता है कि देखिए, हमने अधिकारी को ट्रेंड करके अपने हिसाब से उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर करवा के चयनित करा करके आपके पास भेज दिया है। मान लीजिए कि एक अधिकारी को भेजा आपके पास, अब वो सेवा करेगा राज्य की, लेकिन जब हमें आवश्यकता पड़े तो आप इस अधिकारी को केंद्र के कार्य करने के लिए केंद्र के पास भेज दीजिएगा। ऐसा करते हुए
केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों से 40% अधिकारियों का एक कोटा सुनिश्चित करवा लिया जाता है। 40% अधिकारियों का मतलब यह हुआ कि भविष्य में 40% अधिकारी जरूरत पड़ने पर राज्य सेवा से केंद्र के पास वापस भेजे जा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपने कैडर में राजस्थान कैडर पाया, केंद्र सरकार ने अगर कभी भविष्य में यह कहा कि मुझे अधिकारियों की जरूरत है, तो राज्य सरकार 40% रिजर्व कोटा में से, मान लीजिए 10 अधिकारी आपके पास आईएएस लगे हुए हैं राजस्थान में, तो 4 अधिकारियों को राज्य सरकार केंद्र के पास भेज सकती है। इसे प्रतिस्थापन यानी डेपुटेशन कहते हैं। आप पूछेंगे केंद्र को अधिकारियों की जरूरत क्या है? अरे भाई, केंद्र सरकार भी तो अधिकारियों के माध्यम से ही काम करेगी ना। तमाम प्रकार के विभाग है, वित्त विभाग है, रक्षा विभाग है, संचार है, सुरक्षा है, तमाम चीजें हैं। ऐसी स्थिति में राज्यों से अधिकारियों को मांगा जाता है कि आप साहब अधिकारी भेजें। हालात यह है साथियों कि राज्य सरकारें केंद्र के मांगने के बावजूद भी अपने पास से अधिकारी नहीं भेजते। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र से 93 आईएएस अधिकारी भेजे जाने चाहिए थे अभी तक केंद्र के पास में, लेकिन जो भेजे गए हैं उनकी संख्या अराउंड 20 ही है। 20 के आसपास अधिकारी अभी तक महाराष्ट्र के द्वारा केंद्र के पास भेजे गए हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे होता है कि जब आपको कैडर में किसी राज्य के पास समर्पित कर दिया जाता है, तो नियम यह कहता है कि जब केंद्र अपने आईएएस अधिकारी को वापस बुलाए, तो बुलाते समय उसे एनओसी लेकर आना होगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि किसी भी प्रकार का दिक्कत हमें नहीं है भेजने में। किसकी एनओसी लानी होती है? मुख्यमंत्री की एनओसी लानी होती है उस आईएएस अधिकारी को। मान लीजिए कि आप कलेक्टर लगे हुए हैं मेरे ही शहर के अंदर, आपको केंद्र सरकार का बुलावा आ गया। आपको केंद्र सरकार ने बुलाया कि मिस्टर साहब आप चले आइए और आप हमारे पास काम करिए। आप जाने से पहले मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि साहब मैं आपसे एनओसी चाहता हूं कि क्या आपको दिक्कत ना हो तो मैं जा सकता हूं। मुख्यमंत्री होने के नाते किसी देश राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर साहब अगर आप चले गए तो उस जिले को कौन संभालेगा, आप बैठे रहिए, हम केंद्र से बोलते हैं कि साहब अभी हम भेज नहीं सकते। केंद्र फिर इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। एनओसी के अभाव में केंद्र उस अधिकारी को बुला भी नहीं सकता। इसी का उपयोग किया ममता बनर्जी ने। वर्ष 2021 28 मई की घटना, जब अलोपन बंदोपाध्याय को भारत सरकार, अच्छा अलोपन बंदोपाध्याय थे क्या उस समय पर? चीफ सेक्रेटरी थे। अब ये चीफ सेक्रेटरी क्या होता है? आईएएस जब आप बनेंगे तो किसी राज्य के अंदर जो सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है वो अधिकारी चीफ सेक्रेटरी कहलाता है। सबसे बड़ा उम्र के आधार पर नहीं, पद के आधार पर। यानी एक प्रकार से समझिए कि अगर राजनेताओं में सबसे बड़ा राजनेता किसी राज्य में मुख्यमंत्री है, तो ब्यूरोक्रेट्स में यानी कि सभी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों में जो सबसे बड़ा पद है वो चीफ सेक्रेटरी है। तो चीफ सेक्रेटरी हमेशा मुख्यमंत्री का एक प्रकार से समझिए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है, यानी वो सब प्रकार के नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग, हर प्रकार के कार्य, यानी एक प्रकार से समझिए मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा वफादार और सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेटिक जो ऑफिसर है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। अब केंद्र सरकार को जब यह बात बुरा लगी कि अलोपन बंदोपाध्याय बुलाने के बावजूद नहीं आए, तो उन्होंने अलोपन बंदोपाध्याय से कहा कि केंद्र का आदेश है कि आप सीधे दिल्ली चले आइए। ममता बनर्जी ने कहा कि जनाब 28 मई की बात है, आप 31 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जनाब बात ऐसी है कि हम इन्हें भेज नहीं सकते क्योंकि 3 दिन बाद तो इनका रिटायरमेंट है। और तुरंत ममता बनर्जी ने उनका पद बदल के दूसरा कर दिया और कहा कि सॉरी मैं नहीं भेज पाऊंगी। साहब और बुरा लग गया प्रधानमंत्री को कि यार हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। एक तो हमारे बुलाने पर मीटिंग में नहीं आते, और दूसरा जब हम बुलाते हैं तो राज्य सरकार उन्हें रिहाई नहीं कर रही है कि हम नहीं भेजेंगे। मसला और बुरी तरह फंस गया। फंस इतना गया कि अब केंद्र सरकार को यह झमेला लगने लग गया कि यार ऐसे तो कल को कोई अधिकारी हमारी सुनेगा ही नहीं, और जब हमारी सुनेगा नहीं तो करें क्या। केंद्र सरकार ने अब इस नियम को ही बदलने का निर्णय लिया है। निर्णय यह है, अब हो सकता है कि अगला जब सेशन दोबारा लोकसभा का बैठे, जो अब आने वाले समय में आने वाला है बजट सेशन, उसमें केंद्र सरकार एक कानून में परिवर्तन कर दे, और परिवर्तन करके नियम यह करने जा रही है, क्या करने जा रही है कि जैसे ही किसी प्रशासनिक अधिकारी को केंद्र के द्वारा बुलाया जाए तो वो सीधा चला आए, उसे एनओसी लेने की भी जरूरत नहीं है। राज्य सरकारों को केंद्र ने अपने इस विचार से अवगत करा दिया है।
राज्य सरकारों से उनके फीडबैक मांगे गए हैं। उनसे कहा गया है कि कृपया करके आप हमें बताएं कि आपको इस बारे में क्या आपत्ति है। केंद्र सरकार ने राज्यों को फरमान भेज दिया है कि आने वाले समय में हम एक नियम में परिवर्तन करने जा रहे हैं, और परिवर्तन यह है कि हम जब अपने अधिकारी को वापस बुलाएंगे तो वो सीधा चला आएगा। अब आप पूछेंगे क्या केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? लोकसभा में मेजॉरिटी है, साधारण बिल से यह नियम पारित हो जाएगा। नंबर दूसरा, क्या आईएएस अधिकारी पूरी तरह से केंद्र के ही अधीन होते हैं? जी हां, केंद्र का ही तो हिस्सा है ये, केंद्र ने ही तो अपॉइंट किया हुआ है। अभी तक तो राज्य ने बस उलझा के रखा हुआ था। फिर आप पूछेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव बहुत बड़ा पड़ेगा जनाब। प्रभाव यह पड़ेगा, जरा इसका अपोजिट सोच करके देखिए। अभी तो हम यह हवाला देते हैं कि राज्य सरकारें केंद्र के पास में अधिकारियों को नहीं भेजती, इसलिए केंद्र के पास में अधिकारियों की कमी है। 40% अधिकारी राज्यों के द्वारा केंद्र को भेजे जाने चाहिए, लेकिन उनका अभाव है। विचार करिए, कल को किसी राज्य में चुनाव है, कोई राज्य का मुख्यमंत्री अपने सबसे करीबी के रूप में पाता है चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी राज्य का सबसे विश्वस्त अधिकारी होता है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री ऐसे आदमी को वहां बिठा के रखता है जिसे सारी नीतियां पता होती हैं। एक प्रकार से समझिए कि मुख्यमंत्री तो केवल जनता का लोकप्रिय नायक होता है, लेकिन वास्तविकता में पॉलिसियों का जो माई बाप होता है वो कौन होता है? वो होता है चीफ सेक्रेटरी। ऐसी स्थिति में अगर चीफ सेक्रेटरी को तुरंत केंद्र के द्वारा तलब कर लिया गया, कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी महोदय चले आइए दिल्ली, और दिल्ली आकर के ऑफिस में बैठिए, आपका कोई काम नहीं है, सोचिए कि क्या होगा। उस राज्य का मुख्यमंत्री तो हैंड टू माउथ सिचुएशन में आ जाएगा। उसके पास में कुछ सोचने के लिए ही ऑप्शन नहीं बचेगा। विचार करिए कितनी विकट परिस्थिति हो जाएगी यदि ऐसा होता है तो। किसी राज्य के अंदर प्रशासनिक रूप से जितना मजबूत होता है चीफ सेक्रेटरी, पुलिस के अंदर जो सबसे मजबूत व्यक्ति होता है वो होता है डीजीपी। वो भी ऑल इंडिया कैडर सेवाओं का सदस्य है। ऐसी स्थिति में तुरंत जिस राज्य के अंदर घोषणा हुई, केंद्र ने तुरंत डीजीपी को अपने पास बुला लिया, चले आइए, बीएसएफ के हेड बन जाइए, वहां से हटे आइए। जरा विचार करिए क्या होगा ऐसी स्थिति के अंदर। बहुत ही विकट परिस्थितियां क्रिएट हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको राज्यों का क्या मत होगा ये समझ में आ जाएगा। अब राज्य तो इसके समर्थन में नहीं जाने वाले। आप पूछेंगे सर, बहुत से राज्यों के अंदर तो अभी केंद्र में जो सरकार है एनडीए, उसी प्रकार की सरकारें वहां पे भी चल रही हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश उठा करके देख लें, चाहे आप फिर पहाड़ी राज्यों को उठा करके देख लें, सरकार के समर्थन वाली सरकारें चल रही हैं। लेकिन जनाब वो भी डरे हुए हैं, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश डरा हुआ है। क्यों वो डरा हुआ? इसलिए कि जनाब केंद्र में कोई नियम थोड़ी है कि यही सरकार परमानेंट रहेगी। कल को कोई और सरकार आएगी, एनडीए की जगह कोई और सरकार आएगी, कोई नया गठबंधन बनेगा, कोई तीसरी पार्टी आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो जिस प्रकार से आज गवर्नर के साथ किया जाता है, ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया जाएगा। जो भी केंद्र को पसंद नहीं है उस अधिकारी को हटा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि देश के अंदर जो संघीय ढांचा है, जिसमें राज्यों की थोड़ी बहुत इज्जत होती है, क्योंकि आप कहते हैं कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, क्या आपको नहीं लगता कि इस ढांचे के अंदर बंधे हुए तार कमजोर हो जाएंगे? क्या आपको यह नहीं लगता कि भारत यूनिटरी कैरेक्टर की तरफ चला जाएगा, एकात्मक शासन की तरफ चला जाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी? अगर आपका मत है तो आज आप इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक ऐसे राइटिंग लिखिएगा, आप इसके पक्ष और विपक्ष पहलुओं पर चर्चा करिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार तो यह है काम करने जा रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इस पूरी जानकारी को सबके सामने पब्लिक कर दिया है और कहा है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो कि रूल नंबर 6 क्लॉज 1 ऑफ आईएएस कैडर रूल 1954 के अंदर आते हैं, जिनको मई 1969 के अंदर वो किया गया था, जिसमें कहा गया है कि एक कैडर ऑफिसर में विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंकर्ड and central government be deputed for services under the central government or another state government or under a company, associated or body of individual, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the central government or by another state government, provided that in case of any disagreement the matter shall be decided by the central government and state government or state government concerned shall give effect to the decision of the central government। तो साथियों, ऐसी स्थिति के अंदर आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में 5200 आईएएस ऑफिसर हैं देश के अंदर, जो कि जिनमें से 458 यानी कि लगभग 10% से भी कम आईएएस ऑफिसर केंद्र सरकार के पास काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार इसके अंदर एक अमेंडमेंट प्रपोज कर रही है, और उस अमेंडमेंट के अंदर, इस रूल के अंदर ही अमेंडमेंट प्रपोज कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक अवेलेबल फॉर डेप्यूटेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सच नंबर ऑफ एलिजिबल ऑफिसर्स ऑफ वेरियस लेवल टू द एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल
डेप्यूटेशन रिजर्व प्रेस्क्राइब्ड अंडर रेगुलेशन रेफरेंस टू द रूल 4, जो कि कहता क्या है 40%, यानी कि राज्य सरकारों को 40% का कोटा मेंटेन करके रखना होगा। shall be decided by the central और actual number of officers to be deputed to the central government shall be decided by the central government in consultation with the state government concerned। और कितना परसेंटेज रिजर्व रखना है, इस रिजर्व रखने की जो कैटेगरी है ये राज्य सरकारों के द्वारा डिस्कशन करके, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों से डिस्कशन करके पता लगाई जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा है द एग्जिस्टिंग कंडीशन इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न शैल गिव इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट एड द वर्ड विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि आपको एक टाइम बाउंड मैनर में यह कार्य करना होगा। द ऑफिसर शैल स्टैंड रिलीव्ड फ्रॉम कैडर फ्रॉम द डेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो तारीख मेंशन कर दी गई है उस तारीख पर ही आपको रिलीव करना होगा। प्रेजेंटली होता क्या है, ऑफिसर्स हैव टू गेट ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि जिस तारीख पर मांगा जाएगा आपको उस तारीख पर उस व्यक्ति को रिलीव करना ही होगा, आपको एनओसी देना ही होगा। ऐसी स्थिति अगर होती है साथियों तो विचार करिए कि राज्य सरकारों की हालात क्या होंगे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति के अंदर बड़ा डिबेट होने वाला है, यानी कि एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बहुत नुकसान हो जाएगा, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो स्टेट है वो बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। और अब यहां से आगे, अब आप में से कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि सर एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो फिर इसका एक मायना ये भी तो निकाल सकते हो क्या कि सर राज्य सरकारों के अगर अधिकारी बात नहीं मानेंगे, जैसे अभी प्रधानमंत्री के साथ हुआ, प्रधानमंत्री पंजाब की यात्रा पर गए और वहां के डीजीपी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर चूक कर दी, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार कैसे निर्णय लेगी? फिर तो देश के अंदर एक और विवाद खड़ा हो जाएगा, फिर तो जो राज्य सरकारें जो है वो मनमानी करने लगेंगी और देश की सुविधाएं बदल जाएंगी, यानी फेडरल करेक्टर के नाम पर ये ताना बाना डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ तो स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। बिल्कुल इसी चीज को तो ध्यान में रख करके ये परिवर्तन किया जा रहा है। कल को चाहे डीजीपी रैंक का अधिकारी पंजाब से हो या 3 आईपीएस ऑफिसर्स जिन्हें बंगाल से केंद्र सरकार ने मांगा था लेकिन बंगाल ने उन्हें रिलीव नहीं किया, इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं, देखिए दो बातें तो स्पष्ट हैं। देश में लोकतंत्र के अंदर इस समय जिस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं, जो केंद्र की सरकार है उसका विरोध जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, आजकल विरोध का प्रचलन बन गया है कि आप एक भी स्टैंड लीजिए तुरंत अपोजिशन उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे देगा, आप कोई एक्शन लीजिए। अब ममता बनर्जी ने जिस प्रकार का कार्य करके दिखाया, ना आईएएस को रिलीज किया, ना 3 आईपीएस को रिलीज किया, तो फिर साहब ये आपने खुद ने मजबूर कर दिया है केंद्र को ऐसा कार्य करने की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप बोलते तो हैं, अगर इसका एक पक्ष और देखा जाए कि केंद्र जो करने जा रही है ये गलत है सही है, तो चलो आगे के बाद बहस में निकल के आ जाएगी, लेकिन जरा विचार करके देखिए, केंद्र की बातों पर बयान देने वाले लोगों से सवाल है कि जनाब आपने सबसे पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नुकसान पहुंचाने की शुरुआत की। आपसे बुलाया गया था कि नीलोत्पल अलपन बंदोपाध्याय जी को केंद्र के पास भेज दीजिए। आपके बंदा तो रिटायर्ड हो गया ना, उसको फिर ईगो से क्या जोड़ के रखा, भेज देते कि चाहिए साहब बुलाया है आपको। 3 आईपीएस ऑफिसर्स बुलाए गए, आपने उसको इतना बड़ा ईगो पॉइंट बना लिया कि अब उस घटना को 6 महीने से ऊपर हो गया है, आप अभी तक जेपी नड्डा जी के ऊपर पत्थर चले, गाड़ी को फोड़ दिया गया। ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र ने बुलाया कि भाई 3 आईपीएस ऑफिसर्स जो जांच में लगे थे वो दिल्ली पधारे, आप कहते हो कि नहीं भेजेंगे अभी काम में बिजी हैं। तो एक तरह से जब सहकारी संघवाद की आप बात बोलते हैं और कोई राज्य केंद्र के साथ में इस प्रकार की अनारकी दिखाए और ये कहे कि केंद्र की सरकार तानाशाही दिखा रही है, तो ये बात अपोजिट भी लागू होती है कि राज्य की सरकार के द्वारा जिस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं उन पर कठोर तत्व कसने के लिए फिर केंद्र के पास भी तो हथियार बाकी है ना बॉस। अगर उनका उपयोग किया गया तो फिर केंद्र के ऊपर तो संकट आना ही है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। तो ये कहते हैं ना, कहावत है अपने आप की तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दोनों ही बातें लागू होती हैं और उम्मीद है आपको ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। और अगर आई है तो सेशन को शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी साथियों से इसे जरूर शेयर करें। रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज लें। 29 जनवरी को आपका एक टेस्ट है जिसमें जीतने वाले को एसएससी कैटेगरी के अंदर 5000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। अनअकैडमी पर आपके लिए यूपीएससी में ऑफर चल रहे हैं, आपको 18 महीने का ऑफर यूपीएससी के अंदर 63,000 रुपए में दिया जा रहा है। अब इस पे से वो जो 3 मंथ का एडिशनल ऑफर था वो हटा दिया गया है, ठीक है ना। 3 महीने का जो एक्स्ट्रा ऑफर दिया जा रहा था वो हटा दिया गया है। आप अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके एडिशनल 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं।
23 जनवरी को आपका यूपीएससी सेक्शन के अंदर एक कॉम्बैट है, जिसमें जीतने वाले को आईपैड मिनी, मैकबुक और ये सब चीजें मिल सकती हैं। दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में ये टेस्ट होता है। 11 बजे ये टेस्ट होगा, जिसमें 56 क्वेश्चन 60 मिनट में पूछे जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। इसके लिए आप अनअकैडमी पर जाकर अभी से अपने आप को एनरोल कर लीजिए। अंकित 10 रेफरल कोड है, उसे लगाकर एनरोल कर लीजिए। यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी अवेलेबल है, जिसमें कि आपको पर्सनल मेंटर मिलता है। इसके अलावा लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। लोन फैसिलिटी के अंतर्गत आपको 0% इंटरेस्ट रेट के साथ बिना प्रोसेसिंग फीस के आपको लोन मिल जाता है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 46,000 में अवेलेबल है। बात की जाए एसएससी कैटेगरी के अंदर, तो एसएससी कैटेगरी के अंदर मेरा कोर्स चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच के नाम से सीजीएल और सीएचएसएल के लिए चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में दोपहर 12 बजे संडे को टेस्ट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वर्थ ₹1 CR प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन एसएससी कैटेगरी में मात्र 7800 रुपीज में है, जिसे आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।